जुलाई के सितंबर और अगस्त के बाद जुलाई के सूरज की ओर चलो। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और देश में ऊर्जा क्रांति में बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर में करीब 250 करोड़ रुपए की, 250 नहीं 205 करोड़ रुपए, 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा पीपीपी मॉडल के तहत, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के पर बनने वाला यह क्लस्टर 350 साल में कितना उत्पादन, 350 टन हाइड्रोजन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन से क्या करेंगे सर? भाई ग्रीन हाइड्रोजन से आपके एनर्जी के अंदर, आज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहां तक, पेट्रोल वगैरह इसका कहां तक इस्तेमाल करोगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूल भी है और विकल्प भी है वर्तमान जो है ऊर्जा के साधन है उनका। 205 करोड़ रुपए लगे, 350 टन प्रतिवर्ष उत्पादन है, पर ईयर इसका उत्पादन है। और उसके बाद देश का चौथा है। तो एग्जाम में प्रश्न ये आएगा, ये पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान के अलावा कहां कहां पर है? सुजस में भी लिखा हुआ था। तो पहला उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, पहला है आपका उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, और दूसरा है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन हब है, तीसरा है केरल के अंदर, और चौथा हो गया जोधपुर राजस्थान के अंदर। यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। शुक महल आपका बूंदी के अंदर है, जहां पर बूंदी के अंदर शुक महल का निर्माण है वो आपका किसके द्वारा करवाया गया था? शुकराम, जो इसका एक वास्तुकार था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो बूंदी के विष्णु सिंह के समय में बूंदी के शासक, ये पूरा सुजस के अंदर मैं लेख बताऊंगा अभी आपको, बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने 1776 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था शुकराम। ये कल्चर के भी अच्छे अच्छे पेज दिए गए थे इसके अंदर। वास्तुकार का नाम था शुकराम, तो उसके नाम के ऊपर सुख महल कहाँ का? बूंदी में। गुरुजी मैं तो पड़ोसी नुक्ति खाना हूं, जो हमारा गणेश सुख हुआ जिंदगी में, मैंने कोई पड़ोसी बुला दे तो मैं तो बारिश में भीगतो भीगतो भी चला जाऊं, तो ठीक है बूंदी खाने जाऊं तो सुख मिले, तो सुख याद रखोगे, ठीक है। इसे कीपलिंग पैलेस भी कहते हैं। रूडयार्ड कीपलिंग जो अंग्रेजी इतिहास साहित्यकार था कीपलिंग, तो इसलिए इसे कीपलिंग पैलेस भी कहा जाता है, कीपलिंग पैलेस या कीपलिंग महल भी कहते हैं, क्योंकि रूडयार्ड कीपलिंग एक बहुत बड़ा साहित्यकार था और इंडिया में रह गया था, वो एंग्लो इंडियन था। इसकी कविताएं आपने 12th में पढ़ी होगी अच्छे से अगर स्टडी की है तो। हाँ भाई प्रदीप, चौकी बात है थारी। राजस्थान के नव नियुक्त 27वें पुलिस महानिदेशक, 27वां क्रम याद रखना, और ये है आपके डीजीपी। अब एग्जाम के बाद एक दिन मेरा भी मन है कि मैं आलोक राज से मिल के आऊँ जयपुर जाके, थोड़ा है ना, कुछ चाय पे चर्चा करके आते हैं, ऐसे ही बस मिल के आएंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर तुम लोगों की बात करूंगा, जैसे आगामी लैब असिस्टेंट के अंदर ज्योग्राफी के पद शामिल किए जाए, और भी बहुत सारी चीजें अभी ऑफिशियल तुम आपके एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम यह है कि जब एग्जाम डेट नजदीक आती है तब आप नोटिफिकेशन निकालते हो, ये गलत है। मैं कुछ मुद्दे बता के आऊंगा उनको बाद, उससे क्या होता है कि वो बहुत मानते हैं हर चीज को। एक तो आप नोटिफिकेशन कम से कम आप कह देते हो, डेट दे देते हो, डेट के साथ ही नोटिफिकेशन निकाल दिया करो, ताकि बच्चे 5 से 6 महीने तैयारी अच्छे से कर सके। और नोटिफिकेशन आता है लास्ट के 2-3 महीने में, क्या मतलब उस चीज का? हाँ, जंगल बुक है रूडयार्ड कीपलिंग की, वेरी गुड। तो एक तो वो बात है, दूसरा कई सारे जो पद वगैरह है वो शामिल कर ले, ये चीज है। और पद एक बार बढ़ा कि आवे, अच्छी बात है। नोटिफिकेशन एटलीस्ट पहले आ जाए, वो बहुत लेट आता है। एक मेरा ये काफी टाइम से सोचा हुआ था लेकिन फ्री नहीं था, अब मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। तुम लोग साथ में चले तो वो पकड़ के मेरे को जेल में डाल देंगे, क्या ये देखो आंदोलन कर दिया, परमिशन नहीं ली, फिर वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देखा नहीं था अभी तो वो मत करना, तुम लोगों को बिना बताए जाऊंगा। तो 27वें डीजीपी जो बन गए हैं वो राजीव कुमार शर्मा जी बन गए हैं। इनकी जगह कार्यवाहक ये थे रवि प्रकाश मेहरड़ा, रवि प्रकाश मेहरड़ा है वो आपके कार्यवाहक थे, ठीक है। 27वें आपको याद रखना, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां जो पूछा गया है, 12वां भारत गौरव अवार्ड। एक बहुत बड़ा लेख दिया हुआ था सुजस के अंदर, 12वां भारत गौरव अवार्ड है वो आपका कहां आयोजित किया गया? 12वां भारत गौरव अवार्ड लंदन के अंदर आयोजित किया गया, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, है ना, संसद के, वहां पर भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इसका आयोजन किया गया, और 12वां भारत गौरव अवार्ड लंदन के अंदर 4 जुलाई को आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 4 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। सुजस में इसका लेख दिया हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया? सुपर स्वच्छता लीग के अंदर किसे सम्मानित किया गया? सुपर स्वच्छ के अंदर तो आपका डूंगरपुर, सुपर स्वच्छ में डूंगरपुर है। और ये अवार्ड है वो आपका 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर दिए गए। जयपुर इसमें प्रॉमिजिंग स्वच्छ शहर की श्रेणी में टॉप पे रहा है जयपुर। तो जयपुर तो प्रॉमिजिंग में, और विज्ञान भवन दिल्ली में 17 जुलाई को आयोजित किया गया, और सुपर स्वच्छ में डूंगरपुर। सुपर स्वच्छ में कौन? डूंगरपुर। टॉप 20 के अंदर उदयपुर, देखिएगा टॉप 20 के अंदर, पूरे इंडिया में टॉप 20 में राजस्थान के 3 शहर शामिल किए गए। इनकी हम बात करेंगे यहां पर, लिखिएगा। एक तो हो गया आपका उदयपुर, एक तो इसमें शामिल किया गया उदयपुर, और इसके अलावा जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज, और जयपुर हेरिटेज के साथ साथ आपका जयपुर ग्रेटर नगर निगम,
जयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज और उदयपुर। टॉप 20 में राजस्थान के 3 शामिल किए गए। ठीक है, ओके। आगे बढ़े, डूंगरपुर सुपर स्वच्छ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा? तो जयपुर के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर जयपुर के द्वारा, यहां पर इसकी मेजबानी जयपुर, याद रखिएगा। जहां पर आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्लस आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये स्थापित ये यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया गया, जिसमें 200 यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया की 200 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल होंगे। 200 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल होंगे। अगला देखिएगा, यश भरड़िया और अद्विक शर्मा। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित एग्जाम में वापस से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का ही संबंध आपके जयपुर से है, दोनों का ही संबंध आपके जयपुर से है। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा, इनका संबंध है वो आपके 64 खानों वाली शतरंज होती है। 64 खाने होते हैं शतरंज के अंदर। कितने होते हैं? 64 खाने। शह और मात का गेम जिसे कहते हैं, आपको याद रखना है, 64 खाने इसमें होते हैं। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों ही आपके जयपुर के हैं। यश भरड़िया की बात करें तो 15 वर्ष का है, और अद्विक शर्मा की बात करें तो ये सिर्फ 6 वर्ष की, एकदम छोटी सी गोली है, याद रखना, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। और ये खिलाड़ी आपके 15 वर्ष का है। और 15 वर्ष के इस खिलाड़ी ने 4 अवार्ड जीते हुए हैं, है ना। इसके जो अवार्ड जीते गए, 4 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि मिली हुई है। इसकी जो 4 अंतरराष्ट्रीय, इसको अवार्ड याद करिएगा, 4 तो राष्ट्रीय है और 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड खिताब, तो इसलिए इसे इंटरनेशनल मास्टर भी कहा गया है। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब भी इसको मिला हुआ है। और ये फिडे का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है। फिडे रैंकिंग का कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है राजस्थान का? तो उसका नाम आएगा अद्विक शर्मा। अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, है ना। 6 वर्ष की गोली, सिर्फ याद रखिएगा। बहुत छोटे छोटे सिंपल से प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। जुलाई अगस्त पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में जो करंट अफेयर्स आएगा, 10 में से 8 प्रश्न है वो आपके जुलाई अगस्त के ही आएंगे। मैं जानता हूं ना अधीनस्थ बोर्ड को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में कौन सी नीति को मंजूरी दी गई थी? तो अभी 14 जुलाई को जो नीति आयोजित, जो 14 जुलाई को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके अंदर इन सभी नीतियों को मंजूरी दी गई, जिसमें हील इन राजस्थान का मतलब हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन की बात कही गई। टाउनशिप पॉलिसी है, जिसमें आपके नगरों के अंदर जो विकास, उससे संबंधित हो गई। ठीक है, नगरीय विकास से संबंधित हो गई ये वाली बात, नगरीय विकास याद रखिएगा। और तीसरी बात करें, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति है वो प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में सिर्फ 10 दिन पहले पूछा गया था, याद कर लीजिए इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जस्ट पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, जहां यह पूछा कि इसकी अवधि कितनी है, बता दो तुम कमेंट बॉक्स में। अवधि हम बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात करें तो 31 मार्च 2029 तक हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इसके बारे में बता देता हूं, प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये आपका कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029। आरपीएससी ने ऑप्शन में लिखा हुआ था 2030 तक प्रभावी रहेगी, 2029 तक। और फिर कहता है कि पेपर तो कठिन आया, पेपर कठिन आया। ये मास्टर लोग भी यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरे तो हवाई नहीं लगी, दूसरों के क्या होगा। माइंड मैप के प्रूफ देखते नहीं है क्या? वो टेलीग्राम ग्रुप में 100 में से 85 इतना कठिन पेपर था, उसमें से 80 से 85 प्रश्न इतने कठिन पेपर में मैंने जीके के टेलीग्राम पे डाले हुए। भाई ये सब तुम लोग शेयर किया करो, बताया करो सबको। सेकंड ग्रेड का इतना कठिन पेपर आया जहां लोग हाय होय कर रहे हैं, टीचर भी बच्चे भी। फर्स्ट ग्रेड में भी यही हाल थे इनके, और सेकंड ग्रेड में भी यही हाल है इनके। और मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी हाईएस्ट प्रूफ दे दिए ऑल राजस्थान, और टेलीग्राम भरा पड़ा है, जाके देख लो एसएसटी जी के, जहां पर लोग हाय होय करते हैं। पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले ढंग से 100 बच्चे भी नहीं है, ढंग से पढ़ने वाले, मेरिट पार करने वाले 100-200 भी नहीं है। और 2 गुना आरपीएससी को 2 गुना बच्चे ही नहीं मिलते मेरिट के, तो पढ़ते तो है नहीं लखनऊ के लाडे। और शिक्षक भर्ती वाले वो क्या है, थोड़ा मोटिवेशन, कोई अगर कोई प्रोफेसर कोई बड़ा भाषण दे दे तो उसको अच्छा लगता है, मोटिवेशन सुनते रहते हैं, और परीक्षा में मोटिवेशन आता नहीं है, और फिर उनकी हालत खराब होती है, उनके वो प्रोफेसर भी गायब हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे भी कहते रहते हैं किताबें पढ़नी पड़ेगी, पोथी पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। माइंड मैप के वीडियो कोर्स को पढ़ लो, 90% तक प्रूफ मैं दूं। ठीक है, सीधी बात है। तो भाई ऑडियो वीडियो माध्यम पढ़ेगा सबसे बेस्ट है। 31 मार्च 2029 तक ये नीति प्रभावी रहेगी। इसके लिए एक सीडीपी पोर्टल है, एकल खिड़की पर आधारित, एकल खिड़की पर आधारित
CGD सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है। और प्रश्न के ऑप्शन में दूसरा कथन यह दिया हुआ था कि इसके लिए एक बड़ा अधिकारी होगा, तो अधिकारी नहीं है वहां पर, वो पोर्टल की बात कही गई थी। तो पोर्टल था और ये 31 मार्च तक प्रभावी रही थी। दोनों कथन आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके लिए आपका जो है भूमिगत जो पाइपलाइन है PNG पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है PNG, और इसके साथ साथ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसकी आपूर्ति की बात कही गई है। पाइपलाइन है ना, ये सिटी गैस वाली पाइपलाइन लगी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी जगह जगह। ये क्या है कि गैस की पाइपलाइन है। परीक्षा प्रश्न पूछ लियो, इसलिए मैं रुका, थोड़ा आगे बढ़ो। वर्तमान में RPSC के सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 7 से बढ़कर के सदस्यों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई है? 10 और प्लस एक अध्यक्ष जो कि UR साहू है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है भाई। एम्स दिल्ली की तर्ज पर आपका रिम्स यानी कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जो है एम्स के जैसा का जैसा एक रिम्स बनाया जाएगा। और ये रिम्स है वो एक स्वयंशासित संस्था के रूप में जयपुर में रिम्स का विकास किया जाएगा। एम्स के जैसा का जैसा रिम्स है वो जयपुर में। बजट 25-26 में बैलों से खेती योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई? बैलों से अगर आप खेती करते हो और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि पहले हमारे पूर्वज जैसे खेती करते थे वैसे के वैसे चीजें आपको करनी है, वो परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके पास एक जोड़ी बैल होना चाहिए, है ना? एक जोड़ी बैल होना चाहिए। एक जोड़ी बैल का मतलब हुआ जिसके अंदर 2 बैल हो, तो आपको 30,000 रुपए यहाँ पर प्रोत्साहन राशि, है ना? अगर तुम बैल रखोगे तो तुम्हें 30,000 रुपए सरकार देगी। और मेरे ऊपर कभी हो गया बाई चांस, उस दिन देखा नहीं था, जैसे मेरे ऊपर बोट वगैरह लगाए गए या मुझे रोकने की कोशिश की, तो गांव जाऊंगा, हल चलाऊंगा, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। बाजीराव सिंह वाली बात है, तो सीधी सी बात है, बैल चलाने की बात है। बैल। PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले शीर्ष राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान PM सूर्य घर योजना के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आ जाता है? तो राजस्थान का स्थान यहां पर बात करें PM सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? 1 2 3 4 बताओ। PM सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताओ भाई। हाँ जी, कितने हैं वो सब बताएंगे अभी आपको। PM सूर्य घर वाला, इसके अंतर्गत देखिएगा टोटल जो है वो 78,000 की सब्सिडी इसके अंतर्गत वितरित की गई है, उसके अंदर आती है, उसकी बात करूंगा। तो इसका एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। PM सूर्य घर वाला, PM सूर्य घर में जो स्थान है वो आपका 5वां है, ठीक है ना? गलती मत कर देना, इसलिए मुझे डाउट था इस प्रश्न के अंदर, तो कई बार सारी चीजें देखनी पड़ती है, गलत मैं नहीं पढ़ा सकता। 5वां है बेटा, 5वां ऑप्शन है, इसके 5वां हो जाएगा। और इसके अंदर 78,000 रुपए अधिकतम सब्सिडी, 78,000 रुपए अधिकतम सब्सिडी। अगला प्रश्न देखिएगा, कुसुम योजना के संबंध में आपका कौन सा कथन है वो गलत है? कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान पहला है, कुसुम कंपोनेंट सी में राजस्थान का स्थान तीसरा है, और सी में गुजरात का पहला स्थान है। तो इसमें गुजरात का जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो सी है, इस योजना के तहत टॉप पे गुजरात जो असत्य कथन है, घटक सी के अंदर जो टॉप पे है वो आपके लिखा गया है कि कुसुम योजना में सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। असत्य कथन का संबंध आपको बताना है, तो इसमें 2 है, कथन 2 है। सी में राजस्थान का तो तीसरी है, गुजरात इसमें टॉप पे है, सही तो है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कुसुम योजना कंपोनेंट जो है आपका घटक सी की मैं बात करूं, कुसुम योजना का एक जो घटक सी है, इसमें जो टॉप स्टेट है उसमें गुजरात पहले नंबर पर है, इसमें कोई कथन है वो आपका गलत नहीं है। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का जो नंबर आता है वो तीसरा स्थान आता है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत। बी नहीं है भाई, राजस्थान का स्थान तो तीसरा है। ये मनु लहरा मत लिया करो, हाँ लखनऊ के लाटे बेटे लहरा लेता है कि गुरुजी राजस्थान का स्थान तीसरा, बिल्कुल सही है, घटक सी के अंदर राजस्थान तीसरा है और गुजरात है वो टॉप पे है। कंपोनेंट ए में राजस्थान का नंबर पहला है, ये याद रखना, ए के अंदर राजस्थान का नंबर पहला है, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान का स्थान है वो कैसा है? फर्स्ट है, लेकिन सी के अंदर राजस्थान का स्थान तीसरा है। तो ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, ये सुजस के अंदर लेख दिया हुआ था। अगला देखिएगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला जो स्टेट है वो आपका राजस्थान हो जाता है। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो आपका पहला स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वगैरह की बात हो रही है, राजस्थान 37,818 मेगावाट के साथ में राजस्थान का पहला स्थान है।
और दूसरे स्थान की अगर बात करें तो गुजरात का है 37,494 मेगावाट के साथ में सेकंड स्थान हो जाता है गुजरात का। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं, तो उसमें जिसमें आंकड़े नवीनतम दिए हुए थे, आप लोगों को याद रखना है ये आंकड़े जो थे वो जून 2025 तक के, ये ध्यान रखना। राजस्थान की जो क्षमता याद रखना, ये यहाँ पर जो है 37,000 उत्पादन है, क्षमता नहीं उत्पादन है। बूढ़ा बांध आपका सुर्खियों में था, सुजस में दिया हुआ था, बूढ़ा बांध के संबंध में जानकारी दी गई थी। तो बूढ़ा बांध आपका कहां पर है? बूंदी के अंदर है। एक और बांध है जो आपका बूंदी के अंदर है, याद रखिएगा। जो हम बात करें बूढ़ा बांध तो बूंदी के अंदर है, एक बांध है गड़दरा बांध, गड़दा बांध। गड़दा बांध बूंदी का सबसे बड़ा बांध है और यह है आपका मेज नदी पर, है ना, ये आपका मेज पर बना हुआ है। गड़दा बांध की हम बात करें, गड़दा बांध है वो आपका मेज वाला तो हो गया। ये आपका देखो अभी क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, उस समय कई सारे बांध है वो ओवरफ्लो हुए थे, तो इस सुर्खियों में आया था प्रश्न। गुड़ा और गड़दा दोनों के प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये भी आपका बूंदी के अंदर है, बूंदी का सबसे बड़ा, बूंदी का सबसे बड़ा बांध है। इनकी नदियां जरूर याद रखना। गुड़ा की अगर हम बात करें तो गुड़ा है वो आपका जो है मेज नदी पर है और ये तलेरा नदी पर है। ये तलेरा नदी करना और ये करना आपके मेज नदी पर, ये मेज नदी पर है। और वो गड़दड़ा की पूछे तो बताना कि वो आपका तलेरा नदी पर है। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, यस सर करके वीडियो को लाइक करके बता दो। वॉइस ठीक है? कमेंट आ रही थी तुम लोगों को। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। लास्ट के 2 महीनों पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि प्रश्न यहीं से आएंगे। राजस्थान का स्वदेशी मशीनों, राजस्थान का स्वदेशी मशीनों के द्वारा निर्मित पहला पन बिजली घर कौन से जिले में स्थापित किया गया है? पन बिजली संयंत्र जो है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर माही परियोजना के तहत। आपको याद रखना है कि प्रदेश का पहला स्वदेशी मशीनों के द्वारा, है ना, जो भारत में ही बनी है, तो माही परियोजना के तहत आपको याद रखना है कि स्वदेशी मशीनों के द्वारा बना हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आवाज नहीं आ रही है। आगे देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का बताओ फटाफट। आप लोग बताओ, मैं टेक्निकल टीम को बोल ही देता हूं, आंसर करो फटाफट। जुलाई पर ज्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद थोड़ा कम फोकस करूंगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अभी आवाज आ रही? अभी क्या है कि हाल में राजस्थान में संभाग स्तर पर वेद विद्यालय जो स्थापित किए गए, उनमें जो है वो आपका भरतपुर संभाग में वेद विद्यालय नहीं होगा। दिए गए में हम बात करें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर, कोटा संभाग है जहां पर आपके वेद विद्यालय स्थापित किए गए। वेद विद्यालय मतलब प्राचीन जो पद्धति है वेदों वाली, उसके तहत आगे शिक्षा दी जाएगी। एक राजस्थान की हवेलियों के बारे में इतना शानदार पेज दिया हुआ था कि उसमें आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कौन सी हवेली के अंदर आपके रामायण के चित्र चित्रित है। अब ये अमूमन सामान्य किताबों में कल्चर के प्रश्न नहीं देखने को मिलते, इसलिए आप लोग क्या करोगे, सुजस को अच्छे से पढ़ोगे, सुजस को अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हाँ जी, कौन सा है 13 नंबर क्वेश्चन का? क्या कह रहा है? हाँ सही कर दिया था बाद में, लेकिन लखनऊ के लाडे है ना, बाहर कमेंट करने से बाज नहीं आएंगे। बाद में साथी वाला कर दिया था, साथ इन प्रोजेक्ट के तहत वो सम्मानित किया गया था। आगे का वीडियो तो देखते नहीं है, तो फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे सर गलत हो गया, और बाद में सही भी कर दिया था। ठीक है, आगे आ जाओ। राधिका हवेली एक सुर्खियों में थी, सुजस में लिखी हुई थी। सुर्खियों में तो क्या मतलब, हवेलियां सेठ साहूकार लोग करोड़ों का व्यापार करते थे। आज से 100 साल पहले ये हवेलियां बनती थी। कोलकाता चले गए कोई, देखो कोलकाता वाले ने अभी जो है आपके जो स्कूल बनाया था जयमल सर बीकानेर के अंदर, जो है रामी देवी राम नारायण बालिका सैनिक स्कूल, जहां पर सिर्फ बालिकाओं की जो है एंट्री होगी पढ़ने के लिए। तो देखो इतने बड़े बड़े सेठ है, 100 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपया दान करे। इतने बड़े सेठ साहूकार के लिए जब कभी भी सालों में 1-2 बार आए तो अपनी हवेली में निवास करते थे, बाकी उनका कोई काम नहीं था वहां पे। हवेलियां आज भी सुरक्षित पड़ी है। राधिका हवेली की बात करते हैं, झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू में कई सारी हवेलियां हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण लाड़िया की हवेली है,
लक्ष्मी नारायण लाडिया, नया प्रश्न पूछा जाएगा। मोहनलाल सराफ हवेली, चौखाना हवेली, गुलाब राय लाडिया, चौखानी डबल हवेली और पोद्दार हवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। ये दिखी हुई थी, मतलब सूजस के अंदर लेख था, उसमें सारी हवेलियों के नाम लिखे हुए थे, अभी बताऊंगा आपको। तो बहुत इंपोर्टेंट। और एक और दिया हुआ तो उसमें सांबड़ का हवेली आपका शिकर के अंदर, मालजी का कमरा मोस्ट है, मालजी का कमरा चूरू के अंदर है, ये भी एक हवेली है। अभी मैं सूजस वाला पेज दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। पोद्दार हवेली याद रखना, पोद्दार है वो आपके कहां पर है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। राधिका हवेली भी झुंझुनू के अंदर। डिगी कल्याण जी का मेला कहां पड़ता है, डिगी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर पड़ता है। डिगी कल्याण जी का मेला आपके टोंक के अंदर पड़ता है, साल में 3 बार पड़ता है। महादेव मंदिर बहुत सारे दिए थे, अभी हम आगे बताएंगे। कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर है वो आपके झालावाड़, दिए गए ऑप्शन के अनुसार झालावाड़ के अंदर स्थित एक महादेव मंदिर है, कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर। गिव अप अभियान के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देखो, गिव अप अभियान का मतलब है गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वही राशन पानी का फायदा उठा पाए, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो अनाज दिया जाता है उसमें जो पात्र व्यक्ति हैं केवल वही उसका फायदा ले, बाकी वाला अपना नाम निकाल लेवे, गिव अप कर लेवे, इसके लिए कहा गया है। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो सत्य है। यह अभियान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित है और 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान शुरू होता है और इस अभियान के तहत एनएफएसए के अंतर्गत 24 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है और लाभान्वितों को लाभ दिया है। ये आपको याद रखना, इसमें सभी कथन सत्य है। अगला देखिएगा यहां पर दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव, तो गरीबी से मुक्त करने के लिए राजस्थान में एक नई योजना चलाई गई है, वो है दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान के कितने गांवों को गरीबी से मुक्त किया गया है? अभी हाल ही में 5000 गांवों को पहले चरण के अंदर, प्रथम चरण के अंदर 5000 गांवों को गरीबी मुक्त किया गया है, जिसमें 30,631 बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए। 30,631 बीपीएल परिवारों को इसमें क्या दिया गया है? लाभ दिया गया है पहले चरण के अंदर। तो ये दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना आप लोगों को हमेशा याद रहेगी, ठीक है। अगर आप बीपीएल से ऊपर उठ गए हैं, है ना, तो बीपीएल से ऊपर उठे परिवारों को 21,000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी गई है। चलो आप बीपीएल से बाहर निकल गए तो 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी इसके अंतर्गत शामिल है और 300 करोड़ रुपए का फंड है इसके लिए, ठीक है। 300 करोड़ रुपए का फंड इस साल के लिए था। 76वां वन महोत्सव कहां मनाया गया? सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। 76वां वन महोत्सव जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय जयपुर, नाम याद करो, रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, जहां पर 76 आपका वन महोत्सव मनाया गया। अब आप देखोगे सुजस के अंदर भी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को वन महोत्सव वाली, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वन महोत्सव के अंदर जो है आपको याद रखना है, 38वें क्वेश्चन में याद रखना, 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया इसमें, ठीक है। 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब जो अपनी सुजस है, अगस्त वाला ही चल रहा है ना, हाँ, उस सुजस के अंदर मेन जो बातें हैं ना वो मैं आपको हेडिंग के साथ बता देता हूं। कई सारी फोटोज मैंने डाली है, जुलाई की सुजस के जो फोटोज हैं वो 10 मिनट में आपको बता देता हूं। सिर्फ हेडिंग पे ध्यान रखना और आराम से समझते जाना, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। मेरे भाई देखिएगा यहां पर पहला ये है कि प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राजस्थान के अंदर, हाँ, लक्ष्य 50 करोड़ का है अगले 5 साल में, बिल्कुल सही है बेटा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो पखवाड़ा कब बनाया गया? 24 जून से स्टार्ट होता है और 9 जुलाई तक चलता है। 24 जून से 9 जुलाई तक आपका अंत्योदय संबल पखवाड़ा गरीबी के उन्मूलन के लिए चलाया गया। यह प्रश्न आगामी 1 साल तक और पूछा जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्य अंत्योदय ये इसकी थीम है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। अंत्योदय मतलब समाज के सभी तबके तक इसका फायदा पहुंचना, गरीब वर्ग तक। आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध गांव, राजस्थान के 5000 गांव होंगे गरीबी से मुक्त। पहले चरण के अंदर दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है उसके पहले चरण के अंदर 30,000 से ज्यादा बीपीएल परिवारों को इससे लाभान्वित किया गया। मैंने पहले ही बताया था। जन के साथ जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व, ये दीनदयाल जी के बारे में लेख वगैरह था, आप इसको ज्यादा ना पढ़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय जो पखवाड़े की शुरुआत कहां से हुई? बिचून गांव से, याद रखना है, बिचून गांव, दूदू, जयपुर। बिचून गांव, दूदू, जयपुर सुर्खियों में था। बिच्छू खाएगी, दूध पी ले बेटा, दूध, जयपुर, याद रहेगा ना सबको। ये पखवाड़ा आपके कहां से शुरू होता है? शुरुआत कहां से होती है? मोस्ट है शुरुआत, बिच्छून गांव, दूदू, जयपुर, ये लिखा हुआ यहां पर, बिच्छून जयपुर से, बिच्छून से पखवाड़े को शुरू किया गया। अब ये तुम लोगों को पढ़ना है, जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दूंगा ना, तो बिच्छून गांव से इसकी शुरुआत होती है। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है।
फिर देखो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके आतंकियों का काल बना ऑपरेशन महादेव। पूछे कि ऑपरेशन महादेव क्या है, ऑपरेशन महादेव के बारे में पूछे तो याद करिएगा ऑपरेशन जो महादेव है ना, वो जो आतंक के आकाओं पर कहर बना सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट था ऑपरेशन महादेव। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। इसमें हरियाणा राजस्थान मिशन के तहत इस वर्ष यानी कि 2025 में 10 करोड़ 2025 में 10 करोड़ 2025 में 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएंगे। 10 करोड़ पौधे 2025 के अंदर, ठीक बात, ये भी याद रखें। कुल 50 करोड़ पौधे हैं आगामी 5 साल में। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे, तो एक ही दिन के अंदर 2.5 CR पौधे एक ही दिन के अंदर लगाए गए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और इसका आयोजन है वो 27 जुलाई को किया गया, वन महोत्सव 27 जुलाई को आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 27 जुलाई को वन महोत्सव रामभद्राचार्य संस्कृत कॉलेज के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये आपकी चीजें 76वां वन महोत्सव मनाया गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। और पिछले साल कितने लगाए गए थे? 2024 के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और 2025 में कितने? 10 करोड़। और आगामी 5 साल में कितने? आगामी 5 साल में 50 करोड़ पौधे। ये डाटा याद रहना चाहिए। ये सूजस का मक्खन है, अरे देसी गाय को घी है भाई, जिम लो, फटाफट खींच में डाल परो। खींच समझते हो? हाँ, कैसे बनता है? जो बाजरा होता है ना, उसको कूट करके, बाजरे को कूट करके पानी में भिगो के रखते हैं पहले तो पूरी रात, और फिर सुबह उसको कूट करके और फिर गर्म आंच में पानी में डाल के उसको पकाया जाता है और फिर क्या खींच बनता है जबरदस्त, उसमें घी डाल के खाया जाता है, सबसे बेस्ट नाश्ता होता है, वो है ये क्लास। आगे आ जाओ। तीज माता की सवारी राजस्थान की राजधानी जयपुर के संबंध में यहां पर बताया गया है, रंग बिरंगे तीज त्योहार के संबंध में जुलाई के अंदर, ठीक है। तीज तो कल्चर में पढ़ते ही हूं। आगे देखो, गिव अप अभियान। गिव अप अभियान है वो आपके खाद्य सुरक्षा से अपना नाम वापस लेने से संबंधित है, जिसमें यहां पर 24 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, ठीक है। ज्यादा लेख की हेडिंग पढ़ लेना और कुछ मत पढ़ना, लेख की सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना और बोलो हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद ले लीजिए, अपने इस चैनल को करके सब्सक्राइब। जितने साथी है करो महादेव का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको अभी इस वीडियो में महादेव के बहुत सारे नए नए मंदिर बताने वाला हूं। देखो, एक आपका हर्षनाथ मंदिर की हम बात करें, शिखर के अंदर स्थित है, विग्रहराज सेकंड के काल में निर्माण हुआ, ये तुम पढ़ना उसको। कार्यावर्णेश्वर महादेव है तो झालावाड़ के अंदर। अजय गंध महादेव मंदिर तुम्हें पता ही नहीं है, अजमेर के अंदर है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर है। शीतलेश्वर चंद्रभागा झालरापाटन के अंदर। हरिहरेश्वर झालावाड़ के अंदर। अचलेश्वर माउंट आबू सिरोही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़ोली के शिव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बाड़ोली के शिव मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। एग्जाम में प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बाड़ोली के शिव मंदिर कहां है, कहां है, कहां है। बाड़ोली के शिव मंदिर है आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है और गुप्त काल के हैं। एक प्रश्न ये आता है, चार चौमा जो मंदिर है वो कहां पर है और कौन से काल का है। फिर देखिएगा, भंडदेवरा जो शिव मंदिर है, घुश्मेश्वर शिवदेव, घुश्मेश्वर जो मंदिर है वो शिवाड़ के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। नीलकंठ सरिस्का अलवर के अंदर, सरिस्का अलवर में नीलकंठ वाला भी इंपॉर्टेंट है। परशुराम वाला राजसमंद। देव सोमनाथ डूंगरपुर के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भंडरिया बारा के अंदर है। मंडलनाथ जोधपुर के अंदर है। नीलकंठ अलवर के अंदर है। मंडलेश्वर वगैरह घुश्मेश्वर सवाई माधोपुर में। ये फोटोज दी हुई है, तो महादेव को अच्छे से पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुजस में दिया हुआ था, कल्चर में भी आता है कि चार चौमा शिव मंदिर जो आपका गुप्त काल का है, और चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो कोटा के अंदर है, गुप्त काल का है। एक बार पिछले साल सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था। नागर शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। इनमें से एक प्रश्न तो तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा। बिसल देव मंदिर टोंक का, मालेश्वर जयपुर का है, ठीक है। शामोद के पास मालेश्वर महादेव वगैरह, हालांकि पढ़ लेना, ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, अपने तो करंट की हेडिंग पढ़ लेना बहुत है। कांवड़ यात्रा आयोजित की गई और कांवड़ यात्रा में गलता कुंड का पवित्र जल है वो शिवालयों में अर्पित किया गया, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। रामदेवरा यात्रा के तहत बाबा रामदेव जो पेनोरमा है जैसलमेर, ये पोखरण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और डिगी कल्याण जी का लकी मेला है वो आपके टोंक जिले के अंदर आयोजित किया गया। डिगी कल्याण जी का जो मेला है वो आपके टोंक जिले के अंदर आयोजित किया जाता है ना, साल में 3 बार आयोजित होता है। राजा डिग्व और कल्याण जी यानी भगवान विष्णु की कथा है। राजा डिग्व थोड़ा डिग गया था, अप्सरा पर मोहित हो गया था कि मैं तुम्हें प्यार करूं छू, तो फिर कहा कि तू शादी करेगा, कि हाँ ठीक है। तो उतनी देर में इंद्र पीछे आ गया डाकी की तरह, 1 साल के अंदर अंदर ही, तो कि मैं तो घर वर बसाने का सोचा था। तो उर्वशी थी, उसने कहा तुमने मेरे रक्षा का वचन लिया है, अब इंद्र से लड़ो, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये इंद्र मुझे वापस स्वर्ग लेके चला जाएगा। तो राजा डिग ने कहा मैं को नहीं लड़ू छू, है ना। हाँ, शीतल नाम बोल करके पहलवान का नाम है महिला जैसा रख देता है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर वो लड़ा नहीं, तो राजा डिग को श्राप दे दिया उर्वशी ने जाते हुए कि तुमने मेरी रक्षा नहीं की, जा थाने कोड उगड़े हैं, ठीक है। और फिर उसको कुष्ठ हो गया, कोड हो गया, एक तरह से उसकी हालत खराब हो गई थी। तो बाद में कल्याण जी ने उसका कल्याण किया था राजा डिगू का, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है। इसलिए वचन नहीं देना प्यार में किसी को भी, ठीक है। इंद्र जैसा आ गया सामने, वो वाली बात है। गुरु तत्व की सक्रियता आपको पूछा जाएगा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा होती है, ठीक है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चौथा महीना।
शॉर्ट में बता दी, अब ज्यादा रस लेके तो मैं नहीं पढ़ा सकता तुम लोगों को, कोई प्रेम कहानी है, नॉर्मली समझ लो, बस मोहित हो गए थे, बात खत्म। फिर आ गए थे इंद्र लेने के लिए उर्वशी को वापस। एक और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर भारत वैश्विक पहचान में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाए, थोड़ा सा सहकारिता वर्ष है 2025 वाला भी, ये भी आगे पढ़ूंगा। एक नौनियाल पढ़ेंगे वेद, तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहां बात है संभाग स्तर पर वेद विद्यालय, संभाग स्तर पर वेद विद्यालय बनाए जाएंगे। संभाग स्तर पर जो थे मैंने बता दिए 4, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में इनकी शुरुआत बजट 24-25 में संभाग स्तर पर ज्योतिष वास्तु शास्त्र सिखाया जाएगा और वेद विद्यालय शुरू किए गए। आपको अगर पढ़ना है तो अपने बच्चों को यहां भेज सकते हो। 5 बजे लेन, रात्रि 10 बजे तक, सुबह 5 बजे उठाते हैं, रात्रि 10 बजे तक पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एक आपका शेखावाटी की हवेलियों में, ये मुझे बड़ा मोस्ट लगा, पौदारों की जो हवेली है नवलगढ़, वहां पर रामायण का चित्र देखने को मिलता है। रामायण के चित्र है वो आपके कहां पर देखने को मिलते हैं? पौदारों की हवेली, जो झुंझुनू के महनसर की, महनसर झुंझुनू पौदारों के अलग अलग नाम से, रामनाथ पौदार अलग अलग हैं, तो एक रामनाथ पौदार भी है, लेकिन यहाँ झुंझुनू के महनसर की पौदारों की हवेली में सोने के अक्षरों से रामायण का अंकन किया गया। पिलानी में पिलानी के अंदर आपके बलदेव राम बिरला की हवेली में, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे दिए गए हैं। नवलगढ़ की मान सिंह की हवेली, ज्यादा पौदार हवेली, गुलाब राय लाडिया की हवेली, मंडावा हवेली, शेखावाटी हवेलियों का भित्ति चित्रण जिसे हम कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हवेलियों को थोड़ा सा हेडिंग पढ़ लेना, जब मैं ये फोटो डालूं आपके उस पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पीछे पीछे आ रही है, तुम लोग पढ़ लेना हेडिंग, ठीक है। तो ये लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, ब्लू कलर का टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करो और ग्रुप में चला जाया करो। और वहाँ एक फेक ऐड भी आती है, पूरे राजस्थान के किसी भी कोचिंग का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ऐड एक बड़ी खराब आती है कि पैसे डबल हो जाएंगे, इन सर के पैसे लगाओ। मैं तो भाई यूट्यूब की भी ऐड बंद कर रखी है, तो तुम लोग ऐसी मनी इन्वेस्ट वाली ऐड पर पैसे इन्वेस्ट मत करना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चुपचाप बैठ जाना, यूं नहीं कि 21 दिन में पैसा डबल, वो मत करना। शॉर्टकट कोई नहीं होता है सक्सेस का। बस टेलीग्राम ग्रुप इसलिए है कि तुम लोग वहां पर पीडीएफ पढ़ सको। तो मनी ऐड देते हैं, हमारा कंट्रोल है नहीं उसके ऊपर, वो सब टेलीग्राम की पॉलिसी है। जन मन से प्राण फूकती, जन मन में प्राण फूकती वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। देश दुनिया में मरुभूमि के रूप में जो आपका यहाँ उस माही के बारे 65 साल पहले 1960 में जो आपके यहाँ पर बताया गया है, इस माही परियोजना के संबंध में 1960 के दशक के अंदर इसका शिलान्यास वो बताया गया है, माही परियोजना, ठीक है। और आगे देखिएगा, मैया नदी भी इसको कहते थे। ये कुछ इंपोर्टेंट बांध है, जरूर याद रखना। बिसलपुर है वो आपका याद रखिएगा, नौनेरा बांध है याद रखिएगा, कोटा के अंदर है, गुड़ा बांध बूंदी के अंदर है, पांचना बांध है वो करौली के अंदर है ना, और राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक अक्षय ऊर्जा का नव सूर्योदय राजस्थान फिर से बन गया है सिरमौर। एक बढ़िया लेख दिया हुआ था जिसमें राजस्थान की क्षमता है वो आपकी कितनी दी गई है? 37,818 37,818 मेगावाट है वो आपके राजस्थान की यहां पर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता है ना, ये क्षमता, उत्पादन क्षमता के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की है, थोड़ा याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऊर्जा के क्षेत्र में 11,000 करोड़ का निवेश वगैरह, जिसमें एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति वगैरह पढ़ लेना। हेडिंग पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ हेडिंग पढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ हेडिंग पढ़ के भूल जाओ, दूसरे दिन रिवाइज कर लो, अपने आप याद होगा। अब शतरंज के चैंपियन है, कुछ नाम याद रखना। भारत के शतरंज चैंपियन में डी गुकेश है, हरिकृष्णन है, प्रज्ञानंद है, यह ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एक और अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हील इन राजस्थान क्या है? कि प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म, यानी कि जो आपका पर्यटन जो है, मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, स्वास्थ्य पर्यटन की बात है, उसके लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है कि राजस्थान में और ठीक होके जाओ, हील इन राजस्थान, ठीक है। 27,660 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है। अगला देखिएगा, दिव्या देशमुख, भारत की शतरंज शेरनी। दिव्या देशमुख का नाम याद रखना, नेशनल करंट में पूछे तो शतरंज की खिलाड़ी है दिव्या देशमुख। 19 साल की दिव्या देशमुख है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शतरंज का जो खिताब इन्होंने जीता है। अगला अगर बात करें, यश भरड़िया है वो राजस्थान का है, अद्विक शर्मा राजस्थान का है, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब निवेश वगैरह के बारे में कुछ बताया गया, इनको छोड़िए। फिर आइए इधर, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, खनन सेक्टर में हम बन गए अग्रणी, ये भजन जी ने कुछ कहा है। यहाँ पर शुक महल के बारे में लेख दिया हुआ था। शुक महल के साथ साथ एक और लिखा हुआ है जैत सागर। तो जैत सागर जो तालाब है ना, जैत सागर जो झील है, वो भी आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। वहां पर जो है राजा विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया। अब तुम सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ये मक्खन कंटेंट लास्ट के 2-3 महीने मेरा जीव माना नहीं, मैंने कहा बच्चों के क्वेश्चन सुजस में से ही आने हैं, 5 में से 5 सही होने चाहिए। और
कल की क्लास तो सुपर है, कल के साथ ही सारा खेल खत्म कर दूंगा मैं, उसके बाद मैं आराम से और तुम भी आराम से पेपर देने जाना, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, हर एक बच्चे का सिलेक्शन है, ठीक है। संभावना यही मान के चलो, जो एग्जाम हॉल तक कूल रहा उस सबका सिलेक्शन है। जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। लॉजिक कर लो बात, जोधपुर के अंदर भी कहां पर, तो देश में ऊर्जा क्रांति के बढ़ते कदम के तहत आईआईटी जोधपुर में 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इन्वेस्टर क्लस्टर बनेगा। तो ये पीपीपी मॉडल पर होगा और हर साल है वो 350 टन जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिससे हमें ईंधन में सहायता मिलेगी और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर होगा, भारत का चौथा है। इससे पहले भुवनेश्वर के अंदर, पुणे पश्चिम में हो गया, केरल दक्षिण में हो गया, अब उत्तर भारत का भी हो गया है। तो जोधपुर और राजस्थान सरकार के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था।